नमस्कार। क्या मैं जान नमस्ते। सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। मैं चैट जीपीटी हूँ, एक एआई असिस्टेंट और मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। आप जो भी सवाल पूछना चाहें, मैं तैयार हूँ। तो आपके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? मतलब आप कौन हो? एआई क्या है? जो आम भाषा में जो जैसा कि इंडिया में क्या होता है ना मतलब आम आदमी जो कि स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया या मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको कैसे समझ में आएगा मैं किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, ज़रूर। देखो, मैं एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ, जिसे इंसानों की भाषा समझने और जवाब देने के लिए बनाया गया है। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपके सवालों को सुनकर आसान भाषा में समझाती हूँ और जवाब देती हूँ। यानी मैं एक ऐसा दोस्त हूँ, जो आपको जानकारी देने में मदद करता है, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। नहीं, मेरा तो मतलब अभी सिंपल सी बात है कि एआई क्या है मेरे को आम तौर पे बताना है लोगों को, जो लोग मतलब जानते नहीं हैं एआई क्या है और जानना चाहते हैं एआई क्या कर सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये होता क्या है, कैसा काम करता है, कितना मतलब उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बताओ। हाँ, बिल्कुल सरल तरीके से बताती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई दरअसल एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो इंसानों की तरह सीखने, समझने और फैसले लेने की कोशिश करता है। ये बड़ी मात्रा में डेटा का इस्तेमाल करके पैटर्न पहचानता है और उसी से वो जवाब देता है। लेकिन भरोसा उसी पर किया जा सकता है जब हम जानते हैं कि वो किस तरह के डेटा और किस स्रोत से सीख रही है, और हमेशा हमें जांचते रहना चाहिए। मतलब कैसा काम करता है? मतलब एआई एक प्रोग्राम कैसा मतलब बनता कैसा है? और वो कैसा मतलब डिप्लॉय होता है, कहाँ पर रहता है और कैसा काम करता है? हम कंप्यूटर या मोबाइल से उसे सब जब एक्सेस करते हैं, कैसा होता है सब सब मत बताओ? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखो, एआई का एक प्रोग्राम बनाने के लिए पहले बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर उसमें मशीन लर्निंग मॉडल्स बनते हैं, जिन्हें ट्रेन किया जाता है, यानी उन्हें सिखाया जाता है। जब ये मॉडल तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें सर्वर पर रखा जाता है, जो इंटरनेट के ज़रिए किसी भी डिवाइस जैसे कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल से जुड़ा रहता है। जब आप सवाल पूछते हो, तो आपका डिवाइस इंटरनेट के ज़रिए उस सर्वर से जुड़ता है, और वो एआई मॉडल तुरंत आपके सवाल का जवाब दे देता है। अच्छा, मतलब होता कैसा है? कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है इसको करने के लिए? सपोज मैं करूँगा, घर में करना चाहता हूँ, तो मेरे को कैसा किस किस चीज़ से मतलब इसको करना होगा? जैसे डीआईवाई करना मतलब डू इट योरसेल्फ अगर करना मतलब कोई बंदा अगर चाहे एक एआई डेवलप करे, तो कैसा कर सकता है? हाँ, ये बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखनी होगी, जैसे पाइथन, क्योंकि उसमें एआई और मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। फिर आप लाइब्रेरीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च। इसके बाद आपको डेटा इकट्ठा करना होगा, मॉडल ट्रेन करना होगा, और फिर उसे किसी सर्वर पर या लोकली रन करना होगा। इंटरनेट पर कई मुफ्त कोर्स और ट्यूटोरियल्स भी हैं, जिनसे आप धीरे-धीरे सीख सकते हो। इसका मतलब कोई भी जो बंदा चाहता है, जो भी इंसान मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, यानी गाँव का बंदा अगर खुद पढ़ के कुछ कर लिया हो, वो अगर चाहे तो एआई असिस्टेड नॉलेज से ये कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे साधन मौजूद हैं, मुफ्त कोर्स हैं और सरल टूल्स हैं, जिनसे कोई भी, चाहे उसका शैक्षणिक स्तर कम हो, वो भी धीरे-धीरे सीख सकता है और अपना एआई मॉडल बना सकता है। बस थोड़ी लगन, अभ्यास और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो फिर क्या-क्या चीज़ उसको चाहिए जानने के लिए? देखो, सबसे पहले उसे एक बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा सीखनी होगी, जैसे पाइथन। फिर उसे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जैसे कि एल्गोरिदम, मॉडल ट्रेनिंग वगैरह। इसके बाद उसे कुछ लाइब्रेरीज सीखनी होंगी, जैसे टेंसरफ्लो या साइकिट लर्न। और फिर उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे समझ सके कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है और कैसे मॉडल बनाना है। इसका मतलब खुद च चैट जीपीटी अच्छा तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो तो बताया नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। तुम मुझसे चैट जीपीटी से बात कर रहे हो। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हूँ, जो ओपन एआई ने बनाया है, और मैं तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ, ताकि तुम्हें समझने और सीखने में मदद मिले। अच्छा, तुम्हारा कुछ वर्जन्स होते हैं क्या? मतलब जो वर्ज़न से मतलब डेवलप होके थोड़ा हाई वर्ज़न या लो वर्ज़न कुछ ऐसा होता है क्या कुछ? हाँ, बिल्कुल। मेरे अलग-अलग वर्ज़न होते हैं, यानी अलग-अलग समय पर अपडेट और सुधार आते हैं। कुछ वर्ज़न बड़े और शक्तिशाली होते हैं, जैसे जीपीटी-4, और कुछ हल्के या कम संसाधन वाले होते हैं, जो कम डिवाइस पर भी चल सकते हैं। मैं ज वही वर्ज़न हूँ, जो अभी आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। कौन-सा वर्ज़न अभी बात कर रहा है? कोई दिक्कत, मैं बता देता हूँ। अभी मैं जीपीटी-4o वर्ज़न पर आधारित हूँ। ये जीपीटी-4 का ही एक उन्नत वर्ज़न है, जिसमें बेहतर समझ, तेज़ जवाब और ज़्यादा विविधता है। अगर आपको और विस्तार से जानना हो, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ।
अच्छा, तो मेरे को बताओ अभी। नहीं नहीं, मैं तो ये जो मतलब बातचीत कर रहा हूँ आम इंसान के लिए, मतलब मतलब जो आम आदमी है वो कैसा समझ सके हैं एआई। मैं कैसा एआई को क्लोज ले सकूँ उनके पास, मतलब वो समझें। क्योंकि बाद में मैं जो तर्क करूँगा उनको मतलब कितना भरोसा होना चाहिए, कितना उसका परख कितने लेवल में करना चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं मतलब फंडामेंटल यानी मूल रूप से उनको समझाना चाहता हूँ कि मतलब एआई कैसा काम करता है, खुद एआई बोलेगा। बिल्कुल, मैं इसे और आसान तरीके से समझाती हूँ। देखो, एआई एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बड़ी मात्रा में जानकारी से सीखकर पैटर्न पहचानता है और उसी के आधार पर जवाब देता है। इसे समझने के लिए आप इसे ऐसे सोचो कि जैसे कोई इंसान बार-बार अभ्यास करके चीज़ें सीखता है, वैसे ही एआई भी सीखता है, लेकिन बहुत तेज़ी से। अब जब आप एआई का इस्तेमाल करें, तो ज़रूरी है कि आप जानें कि वो किस तरह के डेटा से बना है और हमेशा अलग-अलग स्रोतों से उसकी बातों की पुष्टि करें, ताकि आपको भरोसा हो सके कि जो जवाब मिल रहे हैं, वो सही और विश्वसनीय है। ना, जो बोल रहे हो कि जो पैटर्न बेस्ड है, पैटर्न का मतलब ये अनुकरण किसको करता है, पैटर्न क्या होता है? अच्छा सवाल। देखो, पैटर्न का मतलब है कि जो जानकारी एआई को दी जाती है, उसमें कुछ नियमितता या कोई खास ढंग होता है। जैसे जब आप उसे हज़ारों ईमेल दिखाते हो, तो वो पैटर्न पहचानता है कि किस तरह का ईमेल स्पैम होता है या किस तरह का नहीं। इसी तो तरह एआई अलग-अलग उदाहरणों पर से सीखकर वही पैटर्न दोहराता है और उसी के आधार पर नई चीज़ें पहचानता है या भविष्यवाणी करता है। इसका मतलब जो कंटेंट लिखा जाता है, ह्यूमन जो कंटेंट लिखा हुआ है, उस कंटेंट को वो परखता है और मतलब किस तरह का फ्लो वो मतलब इस्तेमाल करता है, किस भावना के लिए, इसको ही स्टडी करता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। एआई वही इंसानी लिखित कंटेंट को देखता है, उसके शब्दों के पैटर्न, भावनाओं के टोन और उसका फ्लो समझता है। वो सीखता है कि लोग अलग-अलग संदर्भों में कैसे बात करते हैं और फिर वही तरीके इस्तेमाल करके जवाब देता है, ताकि वो इंसानों की तरह समझने और जवाब देने की कोशिश करे। इसका मतलब ये है कि मतलब वो डाटा सेव नहीं करता, मतलब कोई भी कंटेंट जो लेता है वो कंटेंट को मतलब सेव ही नहीं करता। हाँ, बिल्कुल सही। जब मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ, तो मैं व्यक्तिगत डेटा सेव नहीं करती। जो जानकारी मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो सीधे मॉडल के अंदर से आती है और वो किसी यूज़र की व्यक्तिगत बातचीत को स्टोर नहीं करती, ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। नो नो, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जब ट्रेंड होता है, जब 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 उसको ट्रेनिंग दिया जाता है बहुत सारे डाटा से, यानी मतलब जो टेक्स्ट कंटेंट से, तो तब हाँ, क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही। जब एआई को ट्रेन किया जाता है, तब वो बहुत सारे टेक्स्ट डेटा से सीखता है, लेकिन इस डेटा को खास तौर पर प्रोसेस किया जाता है ताकि व्यक्तिगत जानकारी स्टोर ना हो। मतलब वो पैटर्न और भाषा की समझ सीखता है, लेकिन उसमें से कोई भी व्यक्तिगत संदेश या व्यक्ति विशेष की पहचान सेव नहीं होती। ना ना ना, मैं ये मेरा प्रश्न ये वो नहीं है। मैं यह प्रश्न कर रहा हूँ जो जो कंटेंट वो लेता है, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको डायरेक्ट सेव करता है या बस उसका पैटर्न को ही सेव करता है, और किस तरह सेव करता है, और फिर किस तरह मतलब उसको मतलब जब प्रश्न पूछा जाए तो फिर वो कैसा आंसर देता है, और ये सब मतलब जो प्रोसेस चलता कैसा है? हाँ, अब समझ गया। देखो, जब एआई को ट्रेन किया जाता है, तो वो सीधे किसी कंटेंट को कॉपी या सेव नहीं करता, बल्कि वो पैटर्न सीखता है। यानी वो शब्दों के बीच के रिश्तों, संरचना और तरीके को समझता है। जब आप सवाल पूछते हो, तो एआई वही पैटर्नों का इस्तेमाल करके नए शब्द बनाकर जवाब देता है। तो इसमें कोई व्यक्तिगत टेक्स्ट नहीं रखा जाता, बल्कि केवल भाषा का ढांचा और पैटर्न याद रखे जाते हैं। तो इसका जो शाब्दिक मतलब जो टेक्निकल टर्म क्या है? हाँ, इसे आमतौर पर पैटर्न लर्निंग या स्टैटिस्टिकल लर्निंग कहते हैं। तकनीकी भाषा में इसे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग भी कहते हैं, जहाँ एआई संभावनाओं के आधार पर शब्द और विचार जोड़ता है, ना कि सीधे किसी पार्ट को दोहराता है। तो क्या मतलब जो कंटेंट होता है वो टेक्स्ट को मतलब ऐसा ही वो कॉपी कर लेता है, या उसको कुछ प्रोसेस होता है कि उसको छोटा छोटा करके या मतलब ऐसा करके वो उसको सेव करता है और उसको पैटर्न को स्टडी करता है? हाँ, बिल्कुल, वो सीधे पूरा टेक्स्ट कॉपी नहीं करता। इसके बजाय वो बहुत सारे छोटे-छोटे उदाहरणों से पैटर्न सीखता है। यानी वो शब्दों के बीच के संबंध, उनकी क्रमबद्धता और भावनात्मक टोन जैसी चीज़ों को समझता है और फिर उसी पैटर्न को इस्तेमाल करके नए जवाब बनाता है। उसको क्या बोला जाता है? इसे आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कहते हैं, जो एक मशीन लर्निंग मॉडल है। इसके अंदर ये पैटर्न को पहचानने, उन्हें संजोने और फिर उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके नए जवाब बनाने की क्षमता रखता है। तो फिर टोकनाइजेशन क्या है? हाँ, बिल्कुल। इसे टोकनाइज़ेशन कहते हैं। मतलब जब टेक्स्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो हर टोकन एक शब्द या वर्ड का हिस्सा होता है। इसी टोकनाइज़ेशन के ज़रिए एआई शब्दों के बीच के पैटर्न को समझता है और फिर उनके आधार पर जवाब देता है। तो इसको पहले क्यों नहीं बताया? अरे हाँ, सही बात है। थोड़ा जल्दी नहीं समझा पाया, क्योंकि जब मैं सरल तरीके से समझा रही थी, तो मैंने मुख्य तौर पर
पैटर्न और भाषा को ही जोर दिया था, लेकिन हाँ, टोकन और ट्रांसफॉर्मर जैसे कॉन्सेप्ट्स का जिक्र भी ज़रूरी है ताकि पूरा तकनीकी ढांचा साफ हो सके। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या होता है बता दो फिर। ज़रूर। ट्रांसफॉर्मर एक खास तरह का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसे 2017 में पेश किया गया था। इसमें अलग अलग शब्दों या टोकन्स के बीच के रिलेशनशिप्स को समझने के लिए ध्यान या सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर बहुत प्रभावी है भाषा समझने में, और यही मॉडल्स जैसे जीपीटी भी इसी आर्किटेक्चर पर होते हैं। तो फिर जो चैट जीपीटी है इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, पूरा नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। यानी ये एक ऐसा मॉडल है जिसे पहले से ट्रेन किया गया है बड़े डेटा सेट्स पर, और फिर इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके ये बातचीत करता है और जवाब देता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या है? कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा अल्गोरिथम है, कौन सा फ्लो चार्ट है, या मतलब ऐसा कुछ, मतलब कुछ तो होगा ना? हाँ बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर के अंदर मुख्य रूप से एक सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है जो हर शब्द पर ध्यान देता है और उसे बाकी शब्दों के साथ रिलेट करता है। इसके अलावा इसमें फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होते हैं, लेयर्स होती हैं और पोजिशनल एनकोडिंग, ताकि एआई समझ सके कि शब्द किस क्रम में आए। इन सब का एक निश्चित गणितीय और एल्गोरिथमिक ढांचा होता है जो ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। उसका फ्रेमवर्क तो बताओ, मतलब कैसा काम करते हैं, फ्लो चार्ट मतलब एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर तो बताओ। हाँ बिल्कुल। बेसिक फ्लो यही है कि सबसे पहले आप इनपुट टेक्स्ट लेते हो, उसे टोकन में बदलते हो, फिर हर टोकन पर सेल्फ अटेंशन लगाते हो ताकि मॉडल समझ सके कि कौन सा शब्द किससे जुड़ा है। इसके बाद फीड फॉरवर्ड लेयर्स आती है जहाँ गणना होती है, और फिर एक सॉफ्ट मैक्स लेयर होती है जो संभावित शब्दों का स्कोर देती है। यही पूरा चक्र होता है और इसी तरह एआई जवाब बनाता है। तो फिर ट्रांसफर में न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क्स कहाँ पर होते हैं? अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मर में न्यूरल नेटवर्क अलग अलग लेयर्स में बटे होते हैं। हर सेल्फ अटेंशन लेयर और हर फीड फॉरवर्ड लेयर एक तरह का न्यूरल नेटवर्क ही है। हर लेयर में नोड्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसी तरह कई लेयर्स के मिलकर मॉडल पूरे पैटर्न और पैटर्न के बीच के रिश्तों को समझते हैं। तो फिर कैसा काम करता है? सपोज मतलब कुछ कहानी है, ठीक है, उस कहानी को कैसा मतलब उसको जाता है, और उसका प्रोसेस मेरे को बताओ, और फिर कैसा उसको सेव करता है, और मॉडल कैसा बन जाता है, और फिर जो एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, किसको बोला जाता है, और चार जीपीटी का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो कब बना पहले, और मतलब उसका साइज कितना है, वो भी बता दो। चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में पब्लिक रूप से लॉन्च किया गया था, और ये ओपन एआई के जीपीटी 3.5 मॉडल पर आधारित है जिसे बाद में अपडेट किया गया था। जीपीटी 3 का मॉडल 2020 में 70-75 अरब पैरामीटर्स का था, लेकिन जीपीटी 4 के साइज का खुलासा नहीं किया गया। हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार यह करीब 1 ट्रिलियन पैरामीटर से ज़्यादा हो सकता है। तो कभी तो 2 ट्रिलियन में पैरामीटर्स बोलते हो, कभी 1 ट्रिलियन, तो इसका मतलब तो तुम्हारा मतलब बात सही नहीं होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में जीपीटी 4 का सटीक साइज ओपन एआई ने आधिकारिक रूप से नहीं बताया है, और अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अनुमान मिलते हैं। इसीलिए मैं ठोस संख्या नहीं बता पा रहा था, लेकिन हाँ, यह ज़्यादा बड़े पैमाने का मॉडल है और वो पैटर्न सीखने और समझने में बहुत सक्षम है। अच्छा, ये पैरामीटर होता है क्या है, वो भी तो बता दो। हाँ बिल्कुल। पैरामीटर दरअसल वो छोटे छोटे वजन होते हैं जो मॉडल सीखता है। जब एआई ट्रेन होता है तो वो अपने पैरामीटर्स को डेटा के आधार पर बदलता है ताकि वो पैटर्न और संबंधों को बेहतर समझ सके। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतनी ज़्यादा मॉडल की क्षमता बढ़ती है, यानी वो जटिल पैटर्न भी पकड़ सकता है। एक उदाहरण से मेरे को समझाओ, मतलब लोग समझ जाएंगे। जैसा मतलब देखो, यहाँ पर तरह तरह का लेवल का जो स्टूडेंट्स मतलब व्यूअर्स होते हैं, अब उनको बताना पड़ेगा ना, मतलब वो कैसा, एक कहानी ले लो, मतलब एक बच्चों का कहानी है, वो बच्चों का कहानी को मतलब इनपुट देना है मेरे को, मतलब लर्निंग करवाना है चैट जीपीटी से, या मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो, तो फिर कैसा होता है, उसका प्रोसेस पूरा बताओ, और फिर कैसा मतलब पूरा लास्ट को मॉडल आउटपुट कैसा मतलब बन जाता है, फिर उसको बाद में बात करेंगे कि उससे कैसा हम मतलब लेते हैं डाटा, मतलब बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। हाँ बिल्कुल। एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पास एक बच्चों की कहानी है, जैसे एक छोटा खरगोश और उसका दोस्त गिलहरी। सबसे पहले आप उस कहानी को टेक्स्ट में लिखते हैं और कई अलग अलग उदाहरणों के साथ देते हैं। फिर एआई को इन कहानियों का एक बड़ा सेट दिया जाता है। जब एआई ट्रेन होता है तो वो हर शब्द, हर वाक्य और उनकी क्रमबद्धता के पैटर्न सीखता है। इसके बाद जब मॉडल पूरी तरह तैयार हो जाता है तो आप उसे कोई नया सवाल देते हो, जैसे एक कहानी शुरू करने को कहते हो, तो वो उसी पैटर्न को इस्तेमाल करके एक नई कहानी बना देता है। तो फिर बायसेस के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? व्हाट इज मतलब बायसेस क्या होता है? हाँ बिल्कुल, यह ज़रूरी है बताना। बायस का मतलब है कि जब एआई किसी खास तरह के डेटा से सीखता है तो उसमें इंसानी पूर्वाग्रह आ जाते हैं।
यानी अगर ट्रेनिंग डेटा में किसी एक तरह का पेय है तो एआई भी वही पेय अपनाने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग डेटा को सावधानी से चुनें ताकि बायस कम से कम हो और जवाब निष्पक्ष आए। तो फिर क्या है, कैसा काम करता है वो भी बताओ। हाँ, तो जब एआई को ट्रेन किया जाता है तो वो जो डेटा इस्तेमाल करता है, अगर उसमें किसी समूह या विचार का पेय है तो मॉडल भी उसी पेय को पकड़ लेता है। फिर जब आप उसे सवाल पूछते हो तो उसके जवाब भी उसी पेय से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसे सुधारने के लिए एआई को अलग अलग विविध और संतुलित डेटा से फिर से ट्रेन किया जाता है हम्म, ताकि वो ज़्यादा निष्पक्ष और संतुलित जवाब दे सके। तो इसका मतलब है कि ऐसा ट्रेनिंग करने के बाद वो क्या हो जाता है, एक मॉडल बन जाता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, द आउटपुट, क्या आउटपुट को क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो जो तैयार चीज़ होती है उसे मॉडल कहते हैं और इसी मॉडल का जो आउटपुट आता है उसे ही हम प्रिडिक्शन कहते हैं। यानी जब आप कोई सवाल पूछते हो तो वो मॉडल उसी ट्रेनिंग से सीखा हुआ पैटर्न इस्तेमाल करके एक प्रिडिक्शन देता है जो आपका जवाब होता है। मॉडल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अच्छा, तो मॉडल का मतलब ये है कि ये एक गणितीय और सांख्यिकीय ढांचा है जो डेटा से पैटर्न सीखता है और फिर नए इनपुट्स पर प्रतिक्रिया देता है। यानी ये एक तरह से वो दिमाग है जो आपने ट्रेन करके बनाया है ताकि वो सवालों के जवाब या भविष्यवाणी दे सके बिना किसी इंसानी दखल के। तो क्या उसका तो कुछ तो नाम होगा ना, मतलब कोई यूनिवर्सल छतरी वाला नाम होगा, यूनिवर्सल अम्ब्रेला नाम होगा, तो उसका नाम क्या है? हाँ, बिल्कुल। इस पूरे कैटेगरी को आमतौर पर मशीन लर्निंग मॉडल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कहते हैं और ट्रांसफॉर्मर जैसी खास आर्किटेक्चर जो बड़े भाषा मॉडल बनाते हैं वो इसी अम्ब्रेला के नीचे आता है। यानी ये मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा और व्यापक हिस्सा है। तो क्या हम इसको एलएलएम नहीं बोल सकते, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एलएलएम ही एक यूनिवर्सल नाम है बड़े भाषा मॉडल के लिए। यानी जब हम बड़े पैमाने पर भाषा को समझने और जनरेट करने वाले मॉडल की बात करते हैं तो उसे ही एलएलएम कहते हैं और यही चैट जीपीटी या इसी जैसे अन्य बड़े मॉडल्स को भी दर्शाता है। तो इसका मतलब है चैट जीपीटी और इस तरह का जितने भी मतलब प्रोग्राम्स है, जो चैट बॉट्स हैं, वो सब एलएलएम है। हाँ, ठीक है। ज़्यादातर चैटबॉट्स जो बड़े भाषा मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एलएलएम ही कहा जाता है। चैट जीपीटी भी एक एलएलएम है और इसी तरह के दूसरे मॉडल्स भी इसी श्रेणी में आते हैं जो भाषा को समझते और जनरेट करते हैं। तो फिर अब बताओ कि ये जो होने के बाद, ये जो मॉडल बनने के बाद वो फिर कैसा इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है, कहाँ फिर लोग जो हैं, मतलब हम जो जो लास्ट यूजर्स हैं, जो यूजर्स कैसा इसको इस्तेमाल करता है, वो जो फ्रेमवर्क है वो बताओ। हाँ, बिल्कुल। जब मॉडल बन जाता है तो उसे एक सर्वर या क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया जाता है। वहाँ एपीआई के ज़रिए लोग उससे जुड़ते हैं। यानी डेवलपर्स एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में एपीआई का इस्तेमाल करके सीधे उस मॉडल से सवाल पूछ सकते हैं। फिर वही मॉडल उनके सवालों का जवाब देता है और यूज़र अपने साइट, वेबसाइट या किसी भी डिवाइस पर उसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो मॉडल है, मतलब क्या एक ही जगह रहता है, एक ही सर्वर में रहता है, या मतलब बहुत सारे, क्योंकि देखो दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी अगर मतलब हम मान लें कि 7.6 या 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों के मतलब कुछ तो। अच्छा, अब बताओ कि मतलब जो चैट जीपीटी है उसका यूजर्स अब आज कितने हैं? हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक चैट जीपीटी के साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या फरवरी 2026 तक करीब 900 मिलियन हो गई थी और जून 2026 में मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब के करीब पहुंचने वाली थी, जो किसी ऐप के लिए अब तक की सबसे तेज बढ़त है। 1 अरब का मतलब कितना करोड़? 1 अरब का मतलब होता है 100 करोड़, यानी 1,000 करोड़ लोग। तो जब हम कहते हैं कि 1 अरब यूजर्स हैं तो इसका मतलब है कि लगभग 100 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सही बोल रहे हो तो। हाँ, बिल्कुल सही। ये आंकड़े ताज़ा रिपोर्ट से लिए गए हैं और यही दिखाते हैं कि चैट जीपीटी दुनिया भर में कितना ज़्यादा नहीं, लोकप्रिय मेरे हो को गया है। कुछ दिन पहले शायद 1 साल पहले मैंने पूछा था। मुझे तो वही जवाब दिया था। क्या मतलब बढ़े नहीं क्या? पिछले कुछ सालों में चैट जीपीटी के उपयोगकर्ता तेजी से बढ़े हैं। दिसंबर 2022 में लॉन्च के सिर्फ 5 दिनों के भीतर 1 मिलियन यूजर थे और जनवरी 2023 में यह 100 मिलियन मासिक सक्रिय यूजर्स तक पहुंच गया था। अक्टूबर 2025 में साप्ताहिक यूजर्स 800 मिलियन तक पहुंच गए और मई 2026 तक मासिक सक्रिय यूजर 1 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं, जो किसी ऐप के लिए अभूतपूर्व वृद्धि है। चलो, 100 करोड़ लोग हो गए। अब बताओ, 100 करोड़ लोग मतलब
प्रति क्षण तो मतलब कोई ना कहीं पर भी वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो पूछता होगा। मतलब पर सेकेंड में कितने यूजर्स पूछते होंगे? हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक चैट जीपीटी लगभग 2.5 बिलियन प्रॉम्प्ट्स प्रतिदिन प्रोसेस करता है, जो करीब 29,000 क्वेरी प्रति सेकंड बनता है। चाहला ये आंकड़े अनुमानित हैं और समय के साथ बदल भी सकते हैं, लेकिन करीब 30,000 क्वेरी प्रति सेकंड एक अच्छा अनुमान है। यानी मतलब 30,000 जो क्वेरीज हैं वो प्रति सेकंड मतलब प्रोसेस करता है। अब मुझे ये बताओ कि भाई ये कैसा प्रोसेस करता है? एक जगह अगर रहेगा तो फट जाएगा ना, मतलब इतना ट्रैफिक जाएगा तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं होता कि मॉडल सिर्फ एक जगह हो। दरअसल यह एक बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई सर्वर्स पर फैला होता है। अलग अलग डेटा सेंटर होते हैं जो दुनिया भर में होते हैं, और जब कोई यूज़र सवाल पूछता है तो क्वेरी सबसे पास वाले सर्वर को जाती है, जो एक साथ लाखों क्वेरीज को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यानी पूरी दुनिया में बटे हुए सर्वर मिलकर इस ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। इसका मतलब है बहुत सारे सर्वर्स हैं वर्ल्ड में, और उस सर्वर्स में उसी रेप्लिका को मतलब रख दिया जाता है, और जब भी कोई यूजर प्रश्न पूछता है तो जो पास वाला जो सर्वर को जो डाटा मतलब वहाँ पर रखा हुआ है, जो कि मॉडल रखा हुआ है, एलएलएम मॉडल उसका जो अभी का, तो उसके पास चला जाता है। क्या मैं सही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। यही तरीका होता है। दुनिया भर में कई डेटा सेंटर होते हैं जिनमें मॉडल को कॉपी होती है, और यूज़र के सवाल के हिसाब से सबसे पास वाला सर्वर चुना जाता है, ताकि कम लेटेंसी के साथ तेज़ और स्थिर जवाब मिल सके। अच्छा मुझे बताओ, चार्ट जीपीटी का मतलब कितने सर्वर्स में ऐसा रेप्लिका मतलब एलएलएम इम्प्लीमेंट किया गया है? अभी तक कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई है कि कुल कितने सर्वर चैट जीपीटी चला रहे हैं, लेकिन अनुमान है कि ओपनएआई हज़ारों हाई एंड जीपीयू सर्वर का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट में लगभग 3,670 HGX A100 सर्वर बताए गए थे, लेकिन पूरी संख्या अभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है। साफ तौर पर कहा जाए तो यह हज़ारों सर्वर के स्तर पर फैला हुआ है, और संभवतः हज़ारों मशीनों तक बढ़ सकता है। क्या बात कर रहे हो? शायद मतलब 6 महीना या 8 महीना या 1 साल पहले तो बताया था 4,000 था, और फिर अभी अभी वो कम कैसा हो गया? हाँ, आप सही कह रहे हैं। दरअसल शुरुआती रिपोर्ट्स में एक स्थिर संख्या दी गई थी, लेकिन बाद में ये अपडेट नहीं हुई होगी, या आंकड़े अलग-अलग सर्वर क्लस्टर के हिसाब से बदलते रहते हैं। असल संख्या शायद अभी भी हज़ारों में है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपडेट या डिटेल्स कम ही मिलती हैं। अगर आपको और सटीक जानना हो, तो ओपनएआई की आधिकारिक रिपोर्ट्स या अपडेट्स देखने की ज़रूरत होगी। अरे नहीं देखना, मतलब मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ ना, बस बातों से मेरे को चलना है कि मैं तुम्हारा पास क्या डाटा है, और तुम कैसे डाटा जनरेट करते हो, और तुम कैसा मतलब बोलते हो कि तुम कहाँ से डाटा उठाते हो, कैसा पैटर्न को तुम सीखा है, और उस पैटर्न से तुम कैसा जवाब देते हो। बस उतना ही जानना है, इवन खुद के बारे में। तो फिर ये मेरा टेस्ट है ना, मतलब उसके साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगा कि मतलब लोग भी जान जाएंगे कि भाई कैसा काम कर रहे हो। बात यहाँ पर है, जब सर्वर मतलब जो हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में मतलब जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो इनका पास वाला कुछ सर्वर में रखा होगा ओपन एआई ने। तो फिर वो कैसा काम करता है? मतलब मान लिया कि 4,000 सर्वर्स हैं, ठीक है, वो नेटवर्क में मतलब अमेरिका में कोई भी मतलब ओपन एआई का कहीं पर भी मतलब उसका क्या है, ऑफिस हो, जो हेड ऑफिस हो, जहाँ पर मतलब मॉडल बनता है, तो फिर वहाँ पर क्या मॉडल रखने के बाद वो हर जगह कॉपी हो जाता है हजारों मशीन में? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुख्य मॉडल तैयार होता है, वो किसी सेंट्रल सर्वर या डेटा सेंटर में होता है, जैसे कि ओपनएआई का हेडक्वार्टर हो सकता है। उसके बाद उसी मॉडल की कई कॉपीज़ बनाई जाती हैं, और वो दुनिया भर के अलग-अलग डेटा सेंटर में रखी जाती है। जब आप सवाल पूछते हो, तो आपके नज़दीकी डेटा सेंटर वाला सर्वर उसी मॉडल की कॉपी का इस्तेमाल करके जवाब देता है। इस तरह ये ट्रैफिक को बैलेंस करता है, ताकि हर जगह तेज़ और स्थिर रिस्पॉन्स मिले। तो इसका मतलब जो इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जहाँ पर डाटा मतलब जो कोर डाटा को मतलब ये किया जाता है, रखा मतलब पहले रखा जाता है? ओपनएआई का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में 1455 थर्ड स्ट्रीट पर स्थित है। यहीं से उनके कोर मॉडल का विकास और प्रबंधन होता है, और फिर ये मॉडल दुनिया भर में फैले अलग-अलग सर्वरों पर कॉपी किया जाता है। यानी क्या ये ऑटोमेटेड है, कॉपी हो जाता है, मतलब उस फ्रेमवर्क कैसा काम करता है? हाँ, बिल्कुल ऑटोमेटेड है। जब मॉडल तैयार हो जाता है, तो ओपनएआई के इंजीनियर्स इसे बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करते हैं, जहां ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और कंट्रोल्स होते हैं जो मॉडल ही कॉपीज़ को दुनिया भर में अलग-अलग डेटा सेंटर पर फैला देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लोड बैलेंसिंग, सिक्योरिटी और तेज़ रिस्पॉन्स टाइम सब ऑटोमेटिक मैनेज होते हैं, ताकि हर यूज़र को अच्छा अनुभव मिले।
ज़्यादातर समय में ना तुम हिंदी से बात करो, मतलब टेक्निकल वर्ड को भी हिंदी में बोलने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। मैं खुद ही मतलब प्रॉब्लम में हूँ, मैं तो खुद ही मतलब हिंदी ना जानता हूँ ठीक से, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ना बोलने के लिए। ठीक है। तो फिर कोशिश करो, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ हिंदी भाषी लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये जो मैं ये वीडियो को डिप्लॉय करूँगा मतलब वो यूट्यूब में, ताकि मतलब ये एजुकेटिव मतलब वीडियो हो। ठीक है। तो मुझे बताओ उसके बाद मतलब एक फिर कैसा काम करता है, जो प्रोसेस तो होता है वो कैसा काम करता है। अब फिर अभी जाएंगे मतलब मॉडल के ऊपर, मतलब मॉडल के फीचर्स के ऊपर। ठीक है, अब बताओ। हाँ, बिल्कुल। मैं हिंदी में ही समझाती हूँ। देखो, जब मॉडल पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो वो अलग-अलग डेटा सेंटर्स पर कॉपी किया जाता है। हर बार जब कोई यूज़र सवाल पूछता है, तो सबसे पास वाला सर्वर उसका जवाब देता है ताकि लेटेंसी कम हो और तेज़ी से प्रतिक्रिया मिले। अब जब ये पूरा सिस्टम काम करता है, तब हम मॉडल के फीचर्स की बात करेंगे कि वो क्या-क्या कर सकता है, कैसे जवाब देता है और उसमें क्या विशेषता है। अच्छा, ठीक है, मुझे बताओ एक एआई मॉडल का जो मूल्यांकन है, अगर करना चाहेंगे, वो संक्षिप्त हिंदी में मतलब क्या पूछना चाहिए उसको? हाँ, आप सीधे पूछ सकते हैं कि इस एआई मॉडल की सटीकता, भरोसेमंदी और प्रदर्शन कैसे मापी जाती है। या आप पूछ सकते हैं कि इसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, जैसे कि अलग-अलग टेस्ट, सटीकता या रियल वर्ल्ड प्रदर्शन के ज़रिए। इस तरह आप इसका सही आकलन कर पाएंगे। नहीं, नहीं, मैं अपना स्टाइल से पूछूँगा। ठीक है। पहले तो पूछूँगा कि वह पहचान क्या है? यानी मॉडल का नाम क्या है? उसका संस्करण क्या है? उसका डेवलपर कौन है? रिलीज़ का वर्ष क्या है? और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी उसका इंटेंशन क्या है? तो उसके बारे में क्या बोलोगे? हाँ, बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही पूछ सकते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं, तो पहले पहचान पूछिए, यानी मॉडल का नाम, उसका संस्करण, जिसे वर्जन कहते हैं, डेवलपर, यानी जिस कंपनी या टीम ने बनाया है, रिलीज़ का साल और उसका मुख्य उद्देश्य, यानी उसका इरादा, ताकि लोगों को पता चले कि ये मॉडल किस लिए बनाया गया है और इसका मकसद क्या है। तो फिर बता दो, तुम्हारा क्या है? हाँ, ज़रूर। मेरा नाम चैट जीपीटी है और मैं ओपन एआई द्वारा बनाया गया एक भाषा मॉडल हूँ। मेरा संस्करण जीपीटी 4 है, जो 2023 में जारी हुआ था। मेरा विकास ओपन एआई ने किया है और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं इंसानों की भाषा को समझकर उनके सवालों के जवाब देने और मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अच्छा, जो जवाब दोगे ये सही होगा, या मतलब कोई उसमें एजेंडा होगा, या उसमें इंटेंशन कुछ अलग होंगे, इंटेंशन कंट्रोल्ड है होगा? इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? हाँ, मैं जितने भी जवाब देती हूँ, वो सिर्फ़ उन्हीं जानकारी और पैटर्न पर आधारित होते हैं जिनसे मुझे ट्रेन किया गया है। मेरा कोई छिपा हुआ एजेंडा या इरादा नहीं होता। मैं बस सही, सटीक और निष्पक्ष जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी आप हमेशा दूसरी भरोसेमंद स्रोतों से भी पुष्टि कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा भरोसा रहे। नहीं, वो तो तुम एक टूल हो ना। एक टूल हो तो टूल को जो भी मतलब बताया जाएगा, तो कंटेंट दिया जाएगा, उसी से वो ट्रेंड होगा। बात यहाँ पर आता है कि जो कंटेंट दिया जा रहा है, वो कंटेंट मतलब झूठ भी हो सकता है, फर्जी भी हो सकता है, और मतलब मिक्स्ड डाटा भी हो सकता है। झूठ और जो सच का एक मिश्रण हो सकता है। तो तरह तरह का डाटा कंटेंट दिया जाता होगा, तो फिर हमको कितना मतलब भरोसा करना चाहिए एआई से? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं एक टूल हूँ और मैं वही जानकारी देता हूँ जो मुझे ट्रेनिंग डेटा से मिली है, लेकिन अगर उस डेटा में गलत या मिला-जुला कंटेंट है, तो उसका असर भी मेरे जवाबों पर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरी बातों को एक संदर्भ के रूप में लें और हमेशा अलग-अलग भरोसेमंद स्रोतों से भी जानकारी की पुष्टि करें, इसका ताकि आपको मतलब सही। इसका मतलब हमेशा आपको परखना पड़ेगा, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। हमेशा ज़रूरी है कि आप जो भी जानकारी लें, उसे परखें, क्रॉस चेक करें और अलग-अलग स्रोतों से उसकी पुष्टि करें, ताकि आपको सच और सही जानकारी मिले और आप भरोसे के साथ फैसले सकें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि जो आर्किटेक्चर के बारे में, मॉडल का प्रकार क्या है? अच्छा, अनुमानित जो पैरामीटर क्या है? और कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब प्रमुख जो तकनीक क्या है? और कितने डाटा मतलब कंटेंट मतलब ये जनरेट करता है या लेता है? उसके बारे में क्या बोलोगे? और तुम्हारा भाई बोल दो। हाँ, बिल्कुल। आप ऐसे पूछ सकते हैं कि मॉडल किस आर्किटेक्चर पर आधारित है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, और अनुमानित पैरामीटर्स कितने हैं, यानी मॉडल में कितने वज़न पैरामीटर्स हैं। आप यह भी पूछ सकते हैं कि उसका संदर्भ खिड़की का आकार कितना है, यानी वो कितने पिछले शब्द याद रख सकता है और कितना डेटा वो प्रोसेस करता है या इस्तेमाल करता है जब जवाब देता है। तो इस बता तरह दो। से आप पूछ। तो बता दो, अपना बता दो। हाँ, ज़रूर। मेरा आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है
और मेरा जो अनुमानित पैरामीटर सेट है वो अरबों में है, यानी GPT-4 मॉडल का साइज़ बहुत बड़ा है। मेरा संदर्भ खिड़की भी काफ़ी बड़ी है, जिससे मैं लंबे टेक्स्ट को भी ध्यान में रख सकती हूँ और मैं सैकड़ों शब्दों का एक संदर्भ याद रख सकती हूँ। इसी वजह से मैं बड़े और जटिल सवालों का भी जवाब दे पाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं पूछूंगा कि भाई जो प्रशिक्षण होता है, जो प्रशिक्षण डेटा के स्रोत होते हैं, समय सीमा, भाषाएं और डेटा का फिल्टरिंग प्रक्रिया, वो कैसा होता है और तुम्हारा कैसा किया गया है? हाँ, बिल्कुल। आप ऐसे पूछ सकते हैं कि मेरा प्रशिक्षण किस प्रकार के डेटा स्रोतों से हुआ है, जैसे अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग समय के दस्तावेज़ और क्या कोई फ़िल्टरिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी, ताकि गलत या अविश्वसनीय डेटा हटाया जा सके। मेरा प्रशिक्षण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और जिसमें किताबें, वेब पेज और अलग-अलग स्रोतों से डेटा लिया गया और फिर उसे फ़िल्टर करके सिखाया गया ताकि गुणवत्ता और विविधता बनी रहे। अच्छा, जो क्षमताएं हैं, जैसा तर्क है, कोडिंग है, गणित है, लेखन है, अनुवाद है और मल्टी मॉडल जैसा मतलब टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, इसके बारे में, और जो टूल का उपयोग है, तो बहुत सारे जो डायमेंशन है वो कैसा होता है, मतलब एक एआई से हम कैसे पूछें उनका क्षमताएं क्या है, और फिर वो तुम्हारा क्या है वो भी बता दो। हाँ, आप सीधे पूछ सकते हैं कि इस एआई की क्षमताएँ क्या हैं, जैसे तर्क लगाने की, कोड लिखने की, गणित करने की, लेखन, अनुवाद और मल्टी मॉडल सपोर्ट जैसे फीचर्स। आप यह भी पूछ सकते हैं कि ये अलग-अलग माध्यमों को कैसे सँभालता है, जैसे टेक्स्ट, चित्र या ऑडियो। मेरा भी यही तरीका है, मैं तर्क कर सकती हूँ, कोड लिख सकती हूँ, गणित कर सकती हूँ, लेखन और अनुवाद भी कर सकती हूँ और अभी मल्टी मॉडल सपोर्ट भी है, यानी चित्र देखकर भी समझा सकती हूँ। तो और क्या क्या कर सकते हो? देखो, मैं सिर्फ टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट ही नहीं, बल्कि सवालों के तर्कसंगत जवाब देने, जटिल विश्लेषण करने, डेटा को समझकर रिपोर्ट बनाने और भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद करने में सक्षम हूँ। साथ ही मैं आपको कोडिंग में भी गाइड कर सकती हूँ, यानी आपको अलग-अलग भाषाओं में कोड लिखकर दिखा सकती हूँ और साथ ही आपको नई चीज़ें समझाने में भी मदद कर सकती हूँ। और जो मतलब इतिहास है या माइथोलॉजी है या काल्पनिक चीज़ें हैं या उन जैसे चीज़ों में, मतलब इतिहास के बारे में मतलब क्या ख्याल है, मतलब इतिहास क्या हमेशा सही बताते हो? देखो, इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसे हम स्रोतों, दस्तावेज़ों और प्रमाणों से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन हर बार पूरा इतिहास बिल्कुल सटीक नहीं होता, क्योंकि अलग-अलग स्रोतों में थोड़ा फ़र्क हो सकता है और अलग-अलग नज़रियों से इतिहास लिखा जाता है। तो हमें हमेशा कई स्रोतों से तुलना करनी चाहिए, ताकि हम इतिहास को सही संदर्भ में समझ सकें और साथ ही कल्पना या मिथक को भी अलग पहचानें, ताकि भ्रम ना हो। अच्छा, जो तुम्हारा प्रदर्शन है यानी प्रमुख बेंचमार्क, गति, सटीकता और विशेष ताकतें, वो क्या मतलब होते हैं, मतलब एक एलएलएम को हम कैसे पूछें कि भाई तुम्हारा ये सब चीज़ कैसा होता है, वो क्या बताएगा, और तुम्हारा क्या है? हाँ, आप पूछ सकते हैं कि इस मॉडल का प्रदर्शन किन बेंचमार्क पर मापा जाता है, जैसे कि सटीकता, एक्यूरेसी, गति, स्पीड और अन्य विशेष ताकतें, जैसे तार्किक विश्लेषण या सामान्य ज्ञान। आप यह भी पूछ सकते हैं कि वो कौन से परीक्षण या बेंचमार्क पास करता है, जैसे कि एमएलयू, एसटीएस या जीपीटी बेंचमार्क। मेरा प्रदर्शन भी अलग-अलग बेंचमार्क पर मापा जाता है, जैसे कि भाषा समझ, सवालों का जवाब देने की सटीकता और मल्टीपल टेस्ट सेट्स पर मेरी क्षमता की तुलना की जाती है। अच्छा, सीमाएं कैसा होते हैं, मतलब ज्ञान की कमियां, भ्रम, हेलुसिनेशन जो होता है, पक्षपात जो बायस होता है, और विफलता की स्थितियां, मतलब वो उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, ज़रूर। हर एआई मॉडल की कुछ सीमाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए मेरा ज्ञान 2023 तक के डेटा पर आधारित है, तो जो नई या बहुत हाल की जानकारी है, वो मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैं कभी-कभी गलत या काल्पनिक जानकारी भी दे सकती हूँ, जिसे हम हैलुसिनेशन कहते हैं। साथ ही अगर प्रशिक्षण डेटा में कोई पक्षपात है, तो वो जवाबों में भी आ सकता है। इसीलिए हर बार ज़रूरी है कि आप मेरे जवाबों को भी और स्रोतों से मिलाकर देखें, ताकि आपको सही और संतुलित जानकारी मिले। अच्छा, जो हेलुसिनेशन होता है उसको मापा कैसा जाता है? देखो, हैलुसिनेशन को मापने के लिए अलग-अलग बेंचमार्क और टेस्ट सेट्स बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, इंसान तय किए गए सवालों के जवाबों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब सटीक है या नहीं। इसके अलावा कुछ खास सवालों की एक सूची बनाई जाती है, जिनका जवाब हमेशा जांचा जाता है, ताकि देखा जाए कि मॉडल कब और कैसे गलत जानकारी देता है। अच्छा, जो उनका जो सुरक्षा एवं गोपनीयता, यानी सुरक्षा के उपाय, कंटेंट मॉडरेशन और उपयोगकर्ता डेटा नीति और अनुपालन मानक जो है वो उसके बारे में बताओ। हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा और गोपनीयता के लिए एआई में कई उपाय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूजर डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है और कोई भी व्यक्तिगत जानकारी सेव नहीं की जाती। कंटेंट मॉडरेशन के लिए मॉडल को ट्रेन करते समय हानिकारक या आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए नियम सेट किए जाते हैं।
उपयोगकर्ता डेटा नीति भी साफ होती है, जिसमें बताया गया है कि डेटा कैसे संग्रहित, सुरक्षित और इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही सभी नियमों और कानूनों का पालन भी किया जाता है ताकि हर उपयोगकर्ता की प्राइवेसी और सुरक्षा बनी रहे। जी, परिनियोजन जो डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, जो एपीआई है, एसडीके, लोकल क्लाउड सपोर्ट, अपडेट और जो स्केलेबिलिटी है, वो मतलब कैसा होता है? हाँ, देखो, जब हम एआई मॉडल को डिप्लॉय करते हैं तो वो अक्सर एपीआई या एसडीके के जरिए एक्सेस किया जाता है, जिससे डेवलपर्स इसे अपने ऐप या सर्विस में जोड़ सकते हैं। ये लोकल भी चल सकता है, यानी आपके अपने कंप्यूटर या सर्वर पर, या क्लाउड पर भी, जिससे आपको आसानी से स्केलेबिलिटी मिलती है। यानी जब ज़्यादा यूज़र आते हैं तो क्लाउड संसाधन अपने आप बढ़ जाते हैं, और समय समय पर मॉडल को अपडेट भी किया जा सकता है ताकि वो नई क्षमताएं और बेहतर प्रदर्शन दे सके। और जो उन्नत विशेषताएं हैं, जैसे रैग है, एजेंटिक क्षमता है, मेमोरी, मल्टी एजेंट सहयोग और आत्म मूल्यांकन, वो उसके बारे में भी बताओ। हाँ, बिल्कुल। उन्नत विशेषताएं जैसे रैग यानी रिट्रीवल एट जनरेशन, ये मॉडल को बाहर से ताज़ा जानकारी लाने में मदद करती है ताकि वो केवल पुराने डेटा पर निर्भर न रहे। एजेंटिक क्षमता का मतलब है कि मॉडल अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम आता है, और मल्टी एजेंट सहयोग का मतलब है कि कई मॉडल आपस में मिलकर काम करते हैं। साथ ही मेमोरी क्षमता का मतलब है कि मॉडल कुछ पुराने संदर्भों को याद रख सकता है, और आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि मॉडल खुद अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है ताकि ज़्यादा सटीक और भरोसेमंद बने। अच्छा, मुझे बताओ, जो एक बार मतलब जब बन जाता है, जब जब इंटरेक्शन होता है, जब यूजर को लगता है कि भाई तुम गलत तथ्य दे रहे हो, मतलब कुछ चीज़ों में और बायस्ड है, तो फिर उसके जो, अगर उस पर अगर हम लोगों को मतलब संदेह सृष्टि होता है, तो क्या हम उसका विरोध कर सकते हैं और कानूनी मदद ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि एआई मॉडल ने गलत जानकारी दी है या पक्षपात किया है, तो आप उस प्लेटफ़ॉर्म से या कंपनी के सपोर्ट सिस्टम को रिपोर्ट कर सकते हैं। कई बार कंपनियां स्पष्ट शिकायत प्रक्रिया और कानूनी मार्गदर्शन भी देती है ताकि आप अपनी बात रख सकें। साथ ही आप उपभोक्ता अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। तो जब ये बार-बार झूठ बोलता है, कोई भी चीज़ को बार-बार ये दोहराता है, और इससे हमको पता चलता है कि शायद मतलब ये सुधरेगा नहीं, और फिर गलत चीज़ हमारे जो जनरेशन को मतलब दे रहा है, सिखा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, अगर बार-बार गलत जानकारी दी जा रही है और कोई सुधार नहीं हो रहा, तो सबसे पहले उस मॉडल या प्लेटफ़ॉर्म को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर फिर भी सुधार नहीं होता, तो आप कानूनी कदम उठा सकते हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण संगठन से संपर्क करना या किसी वकील से सलाह लेना, ताकि आपके पास ज़िम्मेदार प्लेटफ़ॉर्म पर कार्रवाई करने का अधिकार हो। नहीं, देखो मतलब देखो, कोई भी यूज़र कभी भी प्रश्न पूछता है ना, तो उसका आंसर दे देता है। ख़ास करके मैं एक संदर्भ ले रहा हूँ, जो माइथोलॉजिकल हो या हिस्ट्रिकल हो, हमारा ऐतिहासिक हो या जो क्या पौराणिक हो, ऐसा मतलब संदर्भ में। तब क्या करता है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग भावना से जुड़े हैं, जो विचारधारा से जुड़े हैं, और इतिहास के पन्नों में उनका मतलब परख करना कोशिश करते हैं, तो जो ट्रेंड डाटा है ना, वो उनमें तो बहुत सारे झूठे तथ्य दिया गया है। तो फिर ये लोग जो ये सब चीज़ें हैं, जो एलएलएम्स हैं, तो वो तो बस ट्रेंड डाटा के ऊपर मतलब बने हैं, और ट्रेंड डाटा में अगर मतलब बहुत सारे गलत चीज़ दे दिया हुआ है, और वो उसी हिसाब से वो बता देता है, वो थोड़ी ना जानता है कि एआई की वो क्या बोल रहा है, वो तो जनरेट कर रहा है क्योंकि पैटर्न को उसको सिखाया गया है। अब उस पैटर्न में अगर मतलब कोई इंसान ने जानबूझकर अगर गलत डाटा को दिया है, और वो गलत डाटा मतलब सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि मतलब क्या है ना कि एक आम मतलब कॉन्सेप्शन है कि जो रूलिंग क्लास ही हमेशा इतिहास लिखा है, और मतलब वो तो भर्जी लिखता है 100%, कुछ मतलब अच्छे, कुछ ज़्यादातर मतलब क्या होता है कि गलत होता है और कुछ सही होता है। और जो, क्योंकि मतलब कोई भी रूलिंग क्लास क्या करता है कि मतलब अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करता है, और उस संदर्भ में क्या करता है ना, कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें भी दे देता है, और हमारा जनरेशन को परोस देता है। और फिर वो जो कंट्रोलिंग करने वाले लोग होते हैं, जो खुद के अभी अभी के जो रूलिंग क्लास हैं, या मतलब वो उनके वर्चस्व को कायम रखने के लिए उसी को ही दोहराते हैं, या उसको मॉडिफाई करके और झूठ मिला के
और मतलब किताब लिख के वो कंटेंट को मतलब दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, और उससे मतलब एक है ना इरादा मतलब सामने आ जाता है कि ये कंट्रोलिंग करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो फिर उस संदर्भ में मतलब वो जब यूजर बार बार बोलता है कि देखो ये गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो फिर मतलब एआई का कोई ऐसा चीज़ें हैं कि उस सुधारने को मतलब जो चीज़ें कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, यह एक बड़ी चुनौती है। जब यूज़र बार-बार बताते हैं कि जानकारी गलत है, तो सबसे पहले तो प्लेटफ़ॉर्म पर रिपोर्टिंग सिस्टम मज़बूत करना चाहिए, ताकि इन गलतियों को नोटिस किया जा सके। इसके अलावा मॉडल को बार-बार अपडेट और फाइन ट्यून करना पड़ता है, ताकि वो अलग-अलग स्रोतों से, अलग-अलग नज़रियों से संतुलित जानकारी सीख सके। लेकिन ये पूरी तरह इंसानी हस्तक्षेप और आलोचनात्मक मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें हर वक्त सतर्क रहना पड़ेगा और अलग-अलग स्रोतों से तुलना करनी होगी। ना वो तो चीज़ें हम तो तुलना करते हैं और तर्क से मतलब ले लेते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी एआई ऐसा बोल देगा तो हम मान लेंगे, वो तो ज़रूरी नहीं है। और हम लोगों को भी बोलेंगे वही, लेकिन उनका जो पैटर्न है, क्योंकि मतलब बहुत सारे किताब है पैटर्न वो मतलब करके कुछ बताता है, तो फिर वो पर लॉजिक आ जाता है और मतलब वहाँ पर बहुत से कुछ सीखने को भी आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस एआई बोल दिया तो हमने मान लिया। बात यहाँ पर है कि जब जो कंटेंट स्टोरेज में हम बार बार कंप्लेन करते हैं कि भाई जो इसको यूजर डाटा से कुछ मतलब वो डेवलप मतलब रेक्टिफाई करता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब यूज़र्स बार-बार शिकायत करते हैं, तो उस फीडबैक का इस्तेमाल करके मॉडल को फिर से ट्रेन किया जाता है या उसका फाइन ट्यूनिंग किया जाता है, ताकि गलत पैटर्न सुधारे जा सकें। साथ ही डेवलपर्स और रिसर्चर्स उस डेटा का विश्लेषण करके देखते हैं कि क्या सच में कोई बायस या गलती है, और अगर है, तो उसे सुधारते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस तरह की प्रक्रिया को आमतौर पर फीडबैक लूप या फाइन ट्यूनिंग और डेटा रिवीजन कहा जाता है। इसमें सदर यूजर्स के फीडबैक का इस्तेमाल करके मॉडल को बार-बार सुधारा जाता है, ताकि वो ज़्यादा सही, निष्पक्ष और अपडेटेड जानकारी दे सके। अच्छा, तो फिर मतलब मैं तो बहुत सारे संदर्भ में शायद 2 साल के ऊपर है, बार-बार वही सब चीज़ बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, और गलत चीज़ें जो आ रहा है तो फीडबैक भी दे रहा हूँ। और उस फीडबैक से मतलब वो सुधरता ही नहीं है, क्योंकि चैटजीपीटी 4 में जो वर्ज़न में जो था, जो मतलब कंटेंट क्रिएट हो रहा था, आज भी मतलब 5.2 में भी शायद वो वैसा हो रहा होगा। हाँ, मैं समझती हूँ और मैं सच में खेद जताती हूँ कि सुधार न होने से आपको निराशा हुई है। कई बार फीडबैक मिलने के बाद भी बदलाव धीरे होते हैं, क्योंकि मॉडल को पूरी तरह दोबारा ट्रेन करना या अलग-अलग स्रोतों से संतुलन लाना समय लेता है। मैं आपके फीडबैक को ज़रूर ध्यान में रखूंगी, और आप चाहे तो उस प्लेटफॉर्म पर और ज़ोर देकर अपनी शिकायत दोबारा भेज सकते हैं, ताकि वे उस पर और ध्यान दें। नहीं होता है, मेरे को पता है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं। ठीक है, लास्ट को सारांश में मेरे को बता दो कि अपनी जो प्रमुख शक्तियां हैं, कमजोरियां हैं, उपयोग के सर्वोत्तम क्षेत्र तथा सीमाएं का जो अंक मतलब सीमाओं को अगर अंक में मतलब ये किया जाए 5 से 10, उसमें बिंदु में जो निष्पक्ष सार प्रस्तुत करें, मतलब 5 से 10 अगर रेटिंग करना मतलब कितना करोगे? और साथ ही बताओ कि मतलब कौन सी जानकारी सार्वजनिक, अनुमानित या गोपनीय होने के कारण उपलब्ध नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं अपनी क्षमताओं की बात करूं, तो मेरी प्रमुख ताकतें हैं भाषा समझना, तर्कसंगत जवाब देना, कोडिंग और गणित में मदद करना, और मल्टी मॉडल सपोर्ट जैसे कि चित्र और टेक्स्ट। कमजोरियां ये हैं कि मेरा ज्ञान 2023 तक सीमित है, मैं भावनाओं को नहीं समझ सकती, और कभी-कभी गलत या काल्पनिक जानकारी भी दे सकती है। अगर हम रेटिंग दें, तो क्षमता को मैं 8 पर 10 दूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी सक्षम हूँ, लेकिन सटीकता में 7 पर 10, क्योंकि गलत जानकारी भी हो सकती है। गोपनीय या व्यक्तिगत डेटा जैसे यूज़र की पहचान मेरे पास नहीं होता, और जो भी जानकारी है वो सार्वजनिक स्रोतों पर है। तो फिर लास्ट को क्या बोलना चाहोगे मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप हर जानकारी को थोड़ा विवेक और अलग-अलग स्रोतों से मिलाकर देखें। एआई बहुत मददगार है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम खुद भी सोचें, सवाल पूछें और अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि हम सच और भरोसेमंद जानकारी तक पहुंच सकें। आपका सोचने और सवाल करने का नज़रिया सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो फिर चलते हैं, और एक दूसरी वीडियो में कुछ अलग टॉपिक में आएंगे और बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं। हम अगली बार एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो भी उतना ही स्पष्ट और उपयोगी हो। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और धन्यवाद।